जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी है ओआरओपी 3 के बारे में, कुछ जानकारियां जुड़ी है री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के बारे में। क्या पेंशनर को री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भरना जरूरी है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी है एडिशनल पेंशन के बारे में। कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर एडिशनल पेंशन मिलती है, ड्यूल फैमिली पेंशन पे भी, या फिर अगर आप 2 पेंशन ले रहे हैं तो इसका भी रूल मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ और जानकारियां हैं यूपीएस पे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। कुछ जानकारियां एरियर के बारे में, एरियर के बारे में भी कुछ जानकारी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक दो जानकारियां और है दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे और आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहे। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 पर लगा कैबिनेट का ठप्पा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साफ आदेश दे दिए थे सीजीडीए को कि आप ओआरओपी 3 पेंशन टेबल बनाइए, और जैसा कि अभी काम चल भी रहा है। काफी पेंशनर का सवाल है क्या इसका कोई अलग से नोटिफिकेशन आएगा या फिर कोई पीआईबी की रिपोर्ट आएगी, मतलब क्या होगा। दोस्तों, एक बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दे दिए तो अब डायरेक्ट टेबल ही आपको देखने को मिलेगी। अब कोई किसी और चीज की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी टेबल्स का ही इंतजार है। जैसे मैंने आपको बताया, अब अलग से पीआईबी की रिपोर्ट जारी करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ओआरओपी का जो भी नोटिफिकेशन था, चाहे वो ओआरओपी 1 का हो, ओआरओपी 2 का हो, उसमें साफ लिखा हुआ था कि हर एक 5 साल बाद आपकी ओआरओपी रिवाइज होगी। तो अलग से कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है 10 जुलाई को ऑलरेडी डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने लेटर निकाल दिया है ओआरओपी 3 पर, 10 जुलाई का लेटर। तो अब डायरेक्ट टेबल्स ही हमें देखने को मिलेगी सीजीडी द्वारा। जो भी टेबल्स है वो सीजीडी बना के दे देगा, उसके बाद डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट उसे अपलोड कर देगा अपनी वेबसाइट पे। सिर्फ अभी टेबल्स का ही इंतजार है और किसी दूसरी चीज की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये बात आपको क्लियर होगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एडिशनल पेंशन 20% का बेनिफिट ड्यूल फैमिली पेंशन पर भी मिलता है एज के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं 2 जगह से रिटायर होते हो, मान लेते हैं आप आर्मी से रिटायर हो गए, उसके बाद कहीं आपने सिविल में जॉब करी, फिर आप सिविल से भी रिटायर हो गए, तो यानी आपको 2 पेंशन मिलेगी, आर्मी की भी और सिविल की भी। लेकिन दोस्तों, दोनों पेंशन तो आपको मिलेगी, लेकिन जो रूल्स है एडिशनल पेंशन के वो भी अप्लाई होंगे दोनों पेंशन पर। अगर आपकी एज 80 से ऊपर जाती है तो 20% एडिशनल पेंशन का बेनिफिट आपको आर्मी की पेंशन में भी देखने को मिलेगा और जो सिविल की पेंशन आप लेंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। चाहे फैमिली पेंशन की बारी हो, चाहे फिर वो खुद पेंशनर की बारी हो। अगर फैमिली पेंशन चल रही है तो जब फैमिली पेंशनर की एज 80 क्रॉस होगी तो जो पेंशन का बेनिफिट है, एडिशनल पेंशन का बेनिफिट दोनों पेंशन पे मिलेगा, सिविल की भी और आर्मी की भी। और यही रूल खुद पेंशनर पे भी अप्लाई होगा जो खुद पेंशन ले रहा है। आई होप ये समझ गए होंगे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना जरूरी है पेंशनर को अगर दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना बहुत जरूरी होता है अगर आप कहीं दूसरी जगह से रिटायर हो गए हो। जैसे बहुत से पेंशनर हैं जो स्पर्श में माइग्रेटेड है, लेकिन उससे पहले वो सिविल में जॉब कर रहे थे, वहां से भी रिटायर हो गए। तो दोस्तों, आपको री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा ताकि जो आपका डीए है वो आपका कंटिन्यू चलते रहे। नहीं तो इस पर जो है वो आपका डीए काट लेता है। तो री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, वो इस बात का कि आपने कहीं दूसरी जगह जॉब करी है, दूसरी जगह आप जॉब कर रहे हैं और वहां से भी आप पेंशन ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहली प्रायोरिटी में आपको बताना पड़ता है डिपार्टमेंट को कि ये रहा मेरा री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, और साल में ये एक ही बार देना होता है, जिसके बेस पर आपका जो डीए है वो दोनों पेंशन पे कंटिन्यू चलता है, फिर आपका डीए नहीं काटा जाता। कई पेंशनर पूछते हैं क्या सर जरूरी होता है री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना? बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं देते तो आप जरूर दीजिए, नहीं तो आपकी पेंशन में से डीएडीआर काट लिया जाता है। चलते अगली जानकारी की तरफ। हिमाचल सरकार की पहल। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल सरकार की बहुत ही जबरदस्त पहल हुई है। इनके जो सीएम है उन्होंने कुछ घोषणा करी है पेंशनर के लिए जिनकी एज 75 से ऊपर है। 75 साल से ऊपर की आयु वाले पेंशनर्स को एरियर का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल सरकार तोहफा दे रही है पेंशनर को जिनकी एज 75 साल से ऊपर है। किस चीज का एरियर है दोस्तों, ये जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। इन्होंने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिन पेंशनर की एज 75 से ऊपर होगी तो उनको एरियर मिलेगा।
जी हाँ दोस्तों, और ये वो पेंशनर्स हैं 2016 से पहले वाले। अगर 2016 से पहले की कोई पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक तरीके का दोस्तों ये पेंशन का एरियर है, कहीं ना कहीं जो पेंशन रिवाइज होनी थी उसका ही ये एरियर है। 50% में से बाकी बचे 45% एरियर का आधा यानी 22.5% इसी महीने दिया जाएगा। जी दोस्तों, कुछ हिसाब लगा के बताया कि वैसे 50% आपका एरियर बनता है, लेकिन 45% जो बचे हैं उसमें से लगभग आधा 22.5% का जो एरियर है वो आपको इसी महीने दिया जाएगा, जिन पेंशनर की एज 75 साल से ऊपर है। एक इसका ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी हुआ है, आप लेटर भी देख सकते हैं दोस्तों। इसका एक लेटर जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, तो इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर होने पर पेंशनर को मिलेगा 2004 से 31/3/2025 तक का एरियर। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स इस स्कीम में जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इसका एरियर का भी भुगतान होगा। जैसे कि जो पुराने पेंशनर्स हैं जो एनपीएस के तहत हैं, जो एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं, अगर वो भी यूपीएस में आना चाहते हैं तो उनको भी एरियर दिया जाएगा 2004 से, यानी जब से वो एनपीएस की पेंशन ले रहे थे। पुराना एरियर का भुगतान किया जाएगा 2004 से लेके और 31/3/2025 तक, क्योंकि अप्रैल 2025 से ही यूपीएस की स्कीम लागू होगी सही प्लेटफॉर्म पे, तभी से लागू होगी। तो जो पुराना बकाया है वो दे दिया जाएगा पेंशनर्स को। अगर जो पुराने पेंशनर्स हैं अगर वो एनपीएस को छोड़कर यूपीएस में आते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम वो चुनते हैं, पेंशन तो उनको मिलेगी, साथ ही साथ जो एरियर का भुगतान है वो भी उनको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो मैंने आपको समझाई है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।